सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। आपने यकीनन सोचा होगा कि क्यों कहा गया है। क्योंकि इंसान में सोचने की, समझने की सलाहियत है। इंसान अपने रास्ते का जो इंतखाब है वो ख़ुद कर सकता है और इंसान बुराई से अच्छाई की जानिब कभी भी लौट सकता है। याद रखिएगा, इंसान में फ़ैसला करने की जो सलाहियत है वो भी मौजूद है। लेकिन यही इंसान, अब ज़रा सोचिए, यही इंसान अगर बुराई की दलदल में गिर जाए, अगर यही इंसान गुनाहों का पुतला बन जाए, अगर यही इंसान अपनी इंसानियत को ही ख़त्म कर दे, तो फिर पूरी दुनिया में इससे बुरा जानदार आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। सबसे बुरा जानदार यही इंसान ठहरेगा। इसी तरह सियासत को कहा जाता है इबादत। आपने सुन रखा होगा, सियासत इबादत है। अब इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी क्यों कहा गया। क्योंकि सियासत के ज़रिए खल्क़े खुदा की खिदमत की जा सकती है, रियासत की फ़लाह बहबूद, मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले किए जाते हैं इसी सियासत के ज़रिए, और तब ये इबादत कहलाती है। लेकिन अब ज़रा सोचें, अगर यही सियासत मुफादात के लिए की जाए, अपने बेनिफिट्स के लिए की जाए, अपने ज़ाती मुफादात के लिए की जाए, तो फिर इससे बदतरीन कारोबार का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, बदतरीन कारोबार कोई और नहीं हो सकता। सियासत में कौन कब दुश्मन और कब दोस्त बन जाए, ये भी यकीन जानिए कोई नहीं जानता। सियासत फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का रास्ता है। मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन मकसद अगर नेक हो तो यकीन जानिए इज़्ज़त बहुत मिलती है। अगर मकसद नेक हो, कौम को लीड करने का अगर मौका मिलता है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी निज़ाम भी कायम है, जिसकी बुनियादी ज़रूरत ही मेरे ख्याल से सियासत है। अब इसी सियासत में हमने देखा कि कई उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें भी एक अंसर पाया जाता है, वो है गैर यकीनी का अंसर। मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें सोचें, जिनमें से 2 ऐसी जमातें हैं जिनके पास मुल्क का इक़्तिदार कई बार आया, एक बार से ज़्यादा बार आया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त तरीन मुहिम चलाई, एहतजाज किए, और फिर जब ज़रूरत पेश आई तो एक भी हो गए। इंतखाबात से पहले भी ये 2 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज फिर मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम पर इकट्ठे हैं। अब तीसरी जमात की बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ, जो कि पहली बार मुल्क के इक़्तिदार पर बुराजमान है। मसाइल और बहरान मुल्क को दरपेश हैं। एक जमहूरी हुकूमत और अपोजिशन होने के बावजूद मुल्क के इन मसाइल का हल अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो कि बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। कोरोना, बिजली, आटा, चीनी, पेट्रोल, सरकारी इदारों की हालत, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, अपोजिशन का किरदार, जिस पे बात कर लें, अगेन अपने अल्फाज दोहराऊंगी, बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ कि आपको मायूसी ही नज़र आएगी। अगर पंजाब की बात करें तो बुज़दार साहब की रवानगी की खबरों के साथ साथ नून लीग के नाराज़ अरकान की हुकूमत के साथ राब्तों की भी खबरें गर्म हैं। सिंध को देख लें तो वहाँ वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तैयारियाँ जारी हैं, और साथ ही साथ कराची और अंदरून सिंध के बेशुमार मसाइल भी मौजूद हैं। इस सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म भी दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवालात हैं, कई सारी शिकायत हैं, कई सारे हैं जिन पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकती हूँ, उनसे जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम फेस से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून से ही मेरे साथ मौजूद हैं निशात डाहा साहब। डाहा साहब वार्म वेलकम। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ में डाहा साहब आपसे करना चाहूँगी। निशात साहब, अपनी जमात से आप लोगों की जो नाराज़ी है वो मज़ीद बढ़ गई है। आज ज़रा खुल के शेयर कीजिएगा कि बुनियादी मसला आप लोगों का है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुनियादी मसला है ना, वो है मुलाकात का फुक़दान जी। क्योंकि हमारे जो कायदीन हैं, अच्छा, वो बिल्कुल कोई मीटिंग नहीं ले रहे काफ़ी महीनों से। ये आपको भी पता है, सब चैनल वालों को पता है, और कुछ नहीं पूछ रहे कि हाँ हमारा पुरसान हाल पूछने वाला कोई नहीं है। मिंबर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह हम पहले कोई 7 एक लोग इकट्ठे हुए थे, तो
हमने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, बड़ा मुमकिन हुआ। मेरे ख्याल में मुलाकात करना कोई मसला नहीं है, ना कोई ममानियत है, ये वायलेशन होती नहीं। सही। हम जो MP लोग होते हैं, हमारे छोटे छोटे मसाइल होते हैं शहर में। अगर कहीं पानी खड़ा हो जाए तो मीडिया पहुंच जाता है, वो तस्वीर दिखाता है पानी खड़ा है, औरतें जूतियां हाथ में पकड़ के घर में जा रही है, कहीं सोलंग टूटा हुआ है, कहीं पार्क सारे उजड़े पड़े हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है ना, जिसलिए हम अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, MPA बनाया, वो होता है वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ अल्लाह के नज़दीक इबादत है। हमारे जो लोग हैं, जब वो सड़कों पे निकलते हैं, वो वज़ीर आज़म में किसी को गाली नहीं देते, वो MPA को देते हैं। और फिर MPA से पूछा जाता है मीडिया वाले कि आप अपने हल्के के लिए क्या कर रहे हैं, वो हर कोई जवाब देता है जैसे मुतमिन कोई कर सके। तो हमारे साथ भी कोई ऐसा ही है। चलो ये तो है भाई, काम नहीं होते, लेकिन हमें आज दिन तक किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, हमसे पूछा नहीं गया। मियाँ साहब को चाहिए हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम है, हमारे जो केसेस के प्रॉब्लम है, जो बाकी प्रॉब्लम है। लेकिन चंद एक लोगों में मियाँ साहब घिरे हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि ये जो लोग जिन्होंने घेरा हुआ है मियाँ साहब को, जो शाम को कहते हैं सब ओके, सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, ये गलत है। ये अब आप देखें कि ये काफ़ी इनके जो मेंबर हैं, तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसकी यही वजह है। चलो मुझ पे तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हो कि मैं जी लालची हूँ या पता नहीं किस लिए मैं गया हूँ, तो ये सब अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं आगे तक, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? यही है ना कि वो लोग बददिल हैं, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, इनकी आपस में लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, तो हम लोगों का क्या कसूर है? हम तो ऐसे समझ लो कि चीफ मिनिस्टर या पार्टी कायदीन के सामने कौंसलर है जिन्होंने नालियाँ सोलह करानी। अच्छा, शाइस्ता साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शाइस्ता साहबा, इनकी नाराज़गी पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या समझ आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं क्या कह सकती हूँ डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे भाई ने इतनी जल्दबाजी की, इतना भी सब्र ना किया और अपने वोटर को मायूस किया। उस वोटर को जिसने इनको कामयाब किया, उस वोटर को जिसने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया, उस वोटर को जिसने PMN को वोट डाला था, उस वोटर को इन्होंने मायूस किया। देखें, इंसान पे PMLN जो है नवाज लीग, ये बहुत सख्तियों से गुजरी है और मुश्किल हालात से पहले भी गुजरी है, लेकिन मेरे भाई अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग अलग हुए उनका क्या अंजाम हुआ। देखिए, ये इनकी मर्जी है, ये इनका ज़मीर है, ये इनका फैसला है कि ये किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं और इनको तारीख किस तरह याद करेगी, ये इनका अपना ज़ाती फैसला है। लेकिन जो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि कोई मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं, देखिए सब मुलाकातें भी थी, मीटिंग्स भी थी और वीडियो लिंक्स पर भी थी, लेकिन फिर ये कोरोना का हो गया और मुलाकातें पर्सनल फेस टू फेस रुक गई। लेकिन देखें, कायदीन, आप किसी आइडियोलॉजी की वजह से किसी वजह से तो आप किसी पार्टी के साथ खड़े होते हैं ना, तो मुझे नहीं पता मेरे भाई को क्या नाराजगी है, मुझे नहीं पता कि इनके क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन मसले मसाइल की बात काट रही शाइस्ता साहिबा। अभी सिर्फ शाहजहां साहब नहीं है, इन समेत कई लीगी अरकान हैं, कोई लगभग 14-15 इनकी तादाद है। शाइस्ता साहिबा, ये नून लीग से नाराज हैं। अब एक जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, नून लीग कर रही है, इसका जवाब मुझे ये बात ही करना चाहिए। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, आप मेरा जरा सवाल सुनिएगा कि सिर्फ ये नहीं है, इनकी तरह और भी 14-15 लोग मौजूद हैं जो कि नाराज हैं। एक जानिब नून लीग तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की बात करी है, लेकिन पंजाब में अगर आपकी जमात का फॉरवर्ड ब्लॉक बनता दिखाई दे तो फिर जी डॉक्टर साहब, नाराजगियां तो होती हैं, नाराजगियां तो एक खानदान में बहन भाइयों में भी होती है, तो क्या हम खानदान छोड़ देते हैं? हम फिर भी अपने डिफरेंसेस को लेकर साथ चलते हैं, कायदीन से गिला करते हैं। अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। खानदान में जब नाराजगियां होती है तो मनाया जाता है, इनको मनाया गया, मतलब पूछा जाता है कि आपका दिल क्यों खराब है, आप किस बात पे नाराज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? इन्होंने हमसे कहा होता है ना कि मैं नाराज हूँ और इस बात पे बात ये है कि हमें तो आपके थ्रू शाइस्ता बीबी ने जैसे फरमाया कि जी आज ये मुलाकात कर रहे हैं,
ये इनका अपना जाती अच्छा ठीक है, चलिए निशात साहब आपकी बारी पे मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। यानी शाइस्ता साहबा ने साफ कहा कि आपने पार्टी से गिला नहीं किया, आप डायरेक्ट फिर इसका मतलब टीवी पर आ गए, आपने पार्टी वालों से बात ही नहीं की। इसका जवाब मैं आपसे आपकी बारी के टाइम पर लूंगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, मेरे शेख साहब की तरफ भी आती हूँ। शाह साहब आपकी बारी पे आती हूँ, बाकी दोनों मेहमानों का भी वक्त, उनको भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू करूँ आपकी इजाजत से। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो हुकूमत के खिलाफ पहला मार्च हुआ था, आपको भी याद होगा मुफ्ती साहब, उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार आपको तसल्ली बख्श दिखाई दिया था या फिर मायूस कुन दिखाई दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके हवाले से हमारी हम तक पहुंचाती है। ये जो हमारा धरना था इसकी कॉल हमने खुद दी थी, इनसे मशवरा नहीं किया था, और वो कोई जॉइंट एक्शन नहीं था, बल्कि हमारा सोलो एक्शन था। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो कारकुन आए वो भी JUI के थे। अब जो लोग अपोजिशन में उनकी हमें अखलाकी हमायत चाहिए थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो बढ़कर अखलाकी हिमायत से भी बढ़कर साथ दिया है। अब जाहिर है कि मैनिफेस्टो अलग होता है, एजेंडा अलग होता है, एजेंडा अलग होता है। जब कोई पार्टी काम में आती है, वर्क में आती है, तो उसका कद बढ़ जाता है। तो ये बात तो पार्टियों में होती है। अच्छा, तो उसका सारा चेहरा मुफ्ती साहब नवाज शरीफ साहब ने तो आपको याद होगा एक यादगार खत भी लिखा था जब आप लोगों ने एहतजाज करना था कि भरपूर शिरकत करें, लेकिन शिरकत की गई थी भी भरपूर नून लीग की जानिब से। बड़े आए और उन्होंने वहाँ बयान भी किया। इससे ज्यादा तो हम चाहते भी नहीं थे कि उनको हम मुश्किल में डाल दें। तो मैं समझता हूँ कि पिछले धरने के अंदर अच्छा बस यही करना था जो किया था, क्या हुआ, क्या वायदा में मिला, क्या कोई हमें गिला नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, एक खत भी लिखा था, एक खत भी भेजा गया था जिसमें बाकायदा कहा गया था कि भरपूर शिरकत करें, तो फिर वो भरपूर शिरकत की गई नून लीग की जानिब से? ये उनकी ख्वाहिश थी, और मैं ये भी राय रखता हूँ कि जिस दज से हम लोग आए और जिस तरीके से अगर पीपल्स पार्टी भी आ जाती और मुस्लिम लीग नून वाले भी आ जाते, तो फिर तो इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह ना होती, तो ये लोग भाग जाते हुकूमत वाले। यानी आप ये चाहते थे कि जगह बची रहे इस्लामाबाद में, और आप ये चाह रहे थे कि वो आए ही ना। आपकी बातों की मुझे ये समझ आ रही है, आप कहते थे इतना ही काफी था जो हमने कर दिया, यानी आप इतना ही चाह रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस यही थी? नहीं, हमारी प्रैक्टिस तो ये थी कि सोलो की बात आपने करें और ये फर्ज मनसबी अलहदा हम ही करें, इनको साथ शामिल न करें, लेकिन इनकी इखलाकी हिमायत तो चाहिए होती है ना। आप चाहते थे शामिल, इसमें कोई ये सवाल आपकी बातें कंफ्यूजन क्रिएट करी। मुफ्ती साहब एक मिनट, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप इखलाकी हिमायत चाहिए होती, चले मेरी बात सुने, मुझे बताइए आपने सोलो की बात की, अब आगे जो आगे बढ़ने का फायदा तो जल्दी गिर जाती है, हमारी जान छूट जाती, यानी ये गलती तो हुई है, लेकिन अच्छा मेरी बात को तकसीम की तरफ नहीं किया। अच्छा मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, मैं आपको नहीं समझ पा रही, नाजरीन भी कंफ्यूज हो रहे होंगे आपकी बात से। चले आगे, हम भी आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि अब आगे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज के धरने के मूड में दिखाई देते हैं, तो क्या तब भी सोलो फ्लाइट लेंगे या सबको साथ लेके फ्लाइट लेंगे? देखा ना, जब APC होगा तो उसके खत हो जाएंगे। अगर ऐलान मुश्तरक का हुआ, काल मुश्तरक का हुई मशवरे से, फिर तो तीनों जमातों को बराबर हिस्सा लेना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग नून ने अलग किया और हमने ताउन किया तो उस तरह पैरामीटर क्या हो जाएंगे, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं। ठीक है, यानी अभी डिसाइडेड नहीं है, ये देखा जाएगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मुझे समझ आ रही है आपकी बात। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। हलीम आदिल शेख साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। शेख साहब, कराची के एक MNA है आमिर लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कराची के अवाम को सिसकता नहीं देख सकता। विफाकी हुकूमत के अपने MNAs कराची में तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से खुश दिखाई नहीं दे रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारा भाई है, हमारा नाराज रहता है अक्सर, हम उसको उसकी नाराजगी पे वो हमें कुछ भी कह दे, हम उसे सीरियस भी नहीं लेते, और हमने उसे 100 खून माफ भी किए हुए हैं। तो कराची ये 14 MNAs इलेक्टेड है, उसके अलावा अच्छा आप आमिर लियाकत हुसैन साहब को सीरियस ही नहीं लेते, वो नाराज रहते हैं? मेरा ख्याल है कि बात वो कीजिए, मैंने कहा जो हम पे वो बातें करते हैं हम उसको सीरियस नहीं लेते। बराए करम एंकर वो चीज कहे जो अपने तरफ से जो चाहे कहिए, लेकिन मेरे अल्फाज में वो ना डालिए जो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा वो जो अपने इल्जाम लगाते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हम उसे सीरियस नहीं लेते। वो हमारे भाई हैं, हमारे लाडले हैं, हमारे दोस्त हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि 13 MNA उनके अलावा और भी हैं,
और 30 MPs और भी हैं, जिसमें से 22 सिलेक्टेड MPs हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन हैं, सब ठीक जा रहा है। उनके भी अपने जायज मसाइल होंगे, इंशाल्लाह उसको भी रिजॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि हमारी एक जमहूरी पार्टी है, अगर MNA को किसी को इख्तियार है तो अपनी अगर अपने बात कर सकता है, अपने एतराज़ात रख सकता है, तो हमने वेलकम करते हैं, सीरियस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी भी जो फीलिंग है उसको दूर करके उस मसले को हल कर दिया जाए। इतनी सी बात है। बाकी मतलब है कि 14 में से एक MNA नाराज है, 13 और भी तो है जो बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनको भी कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह इनका मसले हल करेंगे और इनको जायज बात कर रहे होंगे अपने तय है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मुतमईन है। मैं खुद अपनी पार्लियामेंट्री लीडर हूँ अपनी पार्टी के MPs का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने जो बोला, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती, आपने कहा कि एंकर्स बात को घुमा देते हैं। मैं बात को घुमाना होता है कि आपकी एब्सेंस में कोट कर दूं कि हलीमा आदिल शेख साहब ये कह रहे थे, मैंने सबके सामने लाइव शो जा रहा है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि आप सीरियस नहीं लेते, आपने मुझे जवाब दे दिया, ठीक है। पहली बात है कि मैं आपकी बात को घुमा के पेश नहीं करी। दूसरी बात ये कि आप जब कहते हैं कि जी वो नाराज़ हैं, कोई नाराज़ है, हम उनको मना लेंगे, तो मनाने की स्टेज से पहले, डिस्कशन से पहले कोई ट्विटर का इस्तेमाल क्यों कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय का, अपने गुस्से का, अपनी नाराज़गी का इजहार क्यों कर लेते हैं? उससे पहले मना लेना चाहिए ना। ये देखिए, हमारा अपना टाइम है मनाने का, को पहले मना लेते हैं, किसी को बाद में मना लेते हैं। ये हमारे घर का मसला है, इसको हल कर लेंगे। हर घर में इश्यूज हो जाते हैं, हर पार्टी में इश्यूज हो जाते हैं, ये कोई इतना बड़ा इट्स नॉट अ बिग डील। हमारे भाई हैं, राजी कर लेंगे इंशाल्लाह, ये चलता रहता है इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। चलें, अच्छा जी, निशात जहाँ साहब आप खुद भी नाराज हैं, अब नाराज बंदे की जी हलीम साहब, देखिए मैं असल बात जी हलीम आदिल, देखिए टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि मोहतरम, मुझे लगा कि बात खत्म हो गई साहब ने, मुफ्ती साहब ने जो फरमाया हमारे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे लिए एहतराम है उलमा कराम के। लेकिन इन्होंने बड़ा जबरदस्त सच बोल दिया है। इन्होंने कहा था कि जी झंडा किसी का था, एजेंडा किसी का था, बंदा किसी का था, और मैं आखिर में कहूंगा कि धंधा किसी का था। वो जो धरना था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, और लाज किसी ने फंड किया। रेंटा धरना भी हमने इस मुल्क में देख लिया, रेंटा धरना। अभी दोबारा धरने के लिए उस दिन गए थे, वो जरदारी साहब भी निकल के आ गए, नैब बुला रही थी, कहते नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मौलाना साहब को रेंटा धरना देना था कि मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे हर तरीके से साथ है, समझ रही होंगी, बाकी तो बंदे लेके। मैं पूछना चाहता हूँ क्या लेकर गए मुफ्ती साहब? और मौलाना साहब के लिए बहुत एहतराम है, मुफ्ती साहब के लिए भी एहतराम है, सियासी हम बात कर रहे हैं, क्या लेकर गए? उन्होंने बोल दिया, लेकिन वो कहते हैं खाली हाथ नहीं लौटे थे। मैं ये मुफ्ती साहब से पूछूंगी कि वो जो खाली हाथ नहीं लौटे थे, उन हाथों में क्या था, हमें भी को बता दे। डॉक्टर साहिबा, ठीक है, बिल्कुल खाली हाथ तो लौटे नहीं थे, मुझे भी पता है, कोई खाली हाथ नहीं लौटा लीडरशिप फजलुर रहमान साहब की, सब भरे हाथों से वापस गए। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि ये मेरी बात हो गई, दिसंबर में चला जाएगा, हम तो दिसंबर में अपनी बखनियां तैयार करके सर पे रख के खड़े थे कि मौलाना साहब ने फतवा दे दिया, हम तो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्हम्दुलिल्लाह के करम से आज भी मौजूद है। मैं कहता हूँ ये धरने ऐसे नहीं होते, धरने नजरियात पे होते हैं, धरने किसी सोच पे होते हैं, धरने खुद किए जाते हैं, धरने किसी के कहने पे नहीं किए जाते, धरने किसी की फरमाइश पे नहीं किए जाते, धरने किसी के फंड से नहीं किए जाते, धरने अपने दिल से किए जाते, तो धरना रिजल्ट भी लाता है। ये जो रेंटा धरना होता है ना, उसका फिर यही होता है। उन्होंने कहा हमें यकीन दहानी मिल गई, इमरान खान गया, इमरान खान तो मौजूद है, इतनी सी बात है। मौलाना साहब ने जबरदस्त बात की है। सही है जी, इमरान खान साहब तो मौजूद है, झंडा किसी का, एजेंडा किसी का। अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए निशात डाहा साहब, आप शाइस्ता साहबा की बातों के जवाब देना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका क्योंकि मैंने कहा अपनी बारी पे प्लीज जवाब दीजिएगा। जी प्लीज शाइस्ता, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। जी मुफ्ती साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, बारी बारी सबको टाइम दे रही हूँ। जी निशात साहब, मेरी शाइस्ता बहन ने, आपसे तो मैंने मुफ्ती साहब बड़े सवाल पूछने, आप जरा प्लीज इंतजार कीजिए। जी तो ये मैं शाइस्ता साहबा से पूछना चाहता हूँ, ये जब 2008 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने काफ लीग के बंदे तोड़े थे, और ये सारे बंदे जो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था उनको बाकायदा ओहदे दिए थे, उनको सब कुछ दिया था। हम तो उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, हम तो अब भी कह रहे हैं हम नून के साथ हैं, लेकिन हम गिला कर रहे हैं। और ये बाकी एक मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब इलेक्टेड लोग आए तो इलेक्टेड लोगों को बुलाया करें, क्योंकि ये जो कह रही हैं कि नून लीग के टिकटों से बनी है, नून लीग टिकटों से तो मेरी बहन बन के आ रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सारी उम्र आज़ाद बनता रहा हूँ, मैं कोई उनके पास टिकट मांगने गया था। मतलब है कि हर आदमी का अपना इलाका है, क्राइटेरिया होता है। हम बेसिकली छोटे से ज़िम्मेदार हैं, अपना एक रख रखाव है,
तो मैं तो 35 से इक़्तिदार में आ रहा हूँ, 35 साल हो गए मुझे, इनमें तो मैं अब भी मैं शामिल है, वो भी इन्होंने मुझे मियाँ साहब लेके आए कि या हमारे साथ चलें। तो लेकिन ये मियाँ साहब जो है, जो मैंने बातें की हैं, ये इनको शश्ता साहबा को माननी चाहिए कि क़यादत का हमारे अंदर फुकदान है। आप एंकर हैं, मैं आप पर फैसला छोड़ता हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि ये कोरोना जो है ये सिर्फ मियाँ साहब को 6 महीने से लेके बैठा, सारी दुनिया का कोरोना होते हैं 14 दिन बाद, महीने बाद सारे बाहर आ जाते हैं। आज भी वो बाहर आए हुए थे, तो घर ही बुला के बात करवा लें ना बॉर्डर। और मरियम बीबी बैठी है, उसको तो कोरोना नहीं है। तो ये तो मुझे कुछ हमें शक जो पड़ रहा है कि इनका आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, और फिर जब आपस में घर में इख्तलाफात बढ़ते हैं तो फिर घर का हर फर्द अपना निशात साहब, यानी आप कहना चाह रहे खानदानी इख्तलाफात? हाँ, तो आ गए ना सामने। मैं एक और इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जो 7 लोग थे, हम बजट इजलास में वीडियो निकाल के देख लो, सारे बैठे थे। इनके जो सो कॉल्ड फ्रंट के मैन है वो किधर थे बजट वाले दिन, वो क्यों नहीं आए? तो दूसरों को इल्जाम देते हैं। शाइस्ता साहिबा, अच्छा चलिए निशात साहब, आपकी बात हो गई। मैं अब जरा शाइस्ता साहिबा आपसे मेरे कैसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं जी। मैं पहले तो अपने भाई से कहूंगी कि जब कोई भी एक दफा असेंबली में आ जाए तो वो कलीग्स होते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो किसी तरह इलेक्ट होके आए हो, हम सब कोलीग्स होते हैं और एक ही होते हैं, और पार्टी के साथ एफिलिएशन उसी तरह होती है। देखिए, मेरे भाई ने कहा कि मैं आज़ाद होकर आता हूं, तो मेरा अब एक सवाल है कि आप आज़ाद हैं और इतने आपके वोट हैं, तो आप अगली दफ़ा इलेक्शंस में किस पार्टी से लड़ रहे होंगे, किसका टिकट आप लेंगे और किस तरफ जाएंगे, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि वो जिसको वोट डाल रहे हैं वो उसका झुकाव किस तरफ है। तो मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरे भाई की मर्जी है, अगर ये गिला अपने कायदीन से उनके सामने बैठ के करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर गिला है तो इनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू जी आदिल शेख साहब, तो भाई मिले तो भाई से गिला करूँ ना, जब भाई मिलता नहीं तो गिला किससे करूँ? नहीं, आप देखिए, सब लोग भाई मिलता नहीं तो मैं गिला किससे करूं? क्या वजह है कि देखिए क्या वजह है कि आप 5-6 को ये शिकायत है कि कायदीन नहीं मिलते, बाकी पूरी पार्टी कायम है, दायम है और सेटिस्फाइड है। मतलब आप 5 लोगों को ये गिला है। तो मेरे भाई, अल्लाह करे आप 4 महीने में मुझे बता दें कौन सी मीटिंग कॉल हुई है जिसमें आपको बुलाया गया। मेरी तो शाइस्ता बीबी से बता दें कि 4 महीने में आपने मियाँ साहब ने कौन सी 4-5 महीने से मीटिंग कॉल की है? मेरी गलत बात ना करें ना, आप 4-5 महीने में आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब मैं लूंगी जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। तमाम मेहमानों को दोबारा से वार्म वेलकम। निशात डाहा साहब मेरे साथ मौजूद है, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, मुफ्ती किफ़ायतुल्ला साहब और हलीम आदिल शेख साहब। मुफ्ती साहब, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, मैंने कहा ब्रेक के बाद पूछूंगी। मौलाना साहब कहते थे पहले कि जी जो पहला धरना था, जो कि पता नहीं आप कहते हैं कामयाब था, आप कह रहे हैं हमने बस यही चाहिए था जो हो गया, इससे ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग इसको नाकाम धरना कहते हैं। वो कहते थे कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा। जो जी शायद साहब, मैं मुफ्ती साहब का सिर्फ एक पॉइंट ले लूं, उसके बाद मैं सिर्फ आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा जी मुफ्ती साहब, वो कहते हैं मैं खाली हाथ नहीं लौटा, तो जो लेके लौटे वो जरा हमें दिखा दें, बता दें, हमें से किसी को नहीं पता, शायद आपको पता हो। आदिल शेख साहब की जरा खैर खबर लूंगा। वो आजकल इन पे इल्जाम ज्यादा है ना, तो ये जख्मी है। अजमल वज़ीर वलीम आदिल शेख साहब, इन पर अपने पार्टी के इल्जाम हैं, तो वो गुस्सा हम पे निकालते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि हमारा जो धरना था वो रेंटेड था। मैं इनसे कहता हूँ अल्लाह ताला से डरो, किसी सबूत के बगैर इल्जाम न लगाओ, और अगर आपके पास सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये रेंटेड तो तब होता कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान के मुखालिफ ना होते और मियाँ नवाज शरीफ या जरदारी उन्हें कायल करते। हम तो फ्राम डे 1 इसके मुखालिफ हैं, और हम नजरियाती मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ भी हैं। हमारे जो दोनों कोलीग हैं मियाँ साहब और जरदारी साहब,
वो उनके सियासी मुखालिफ है। इट मीन कल ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एक साथ हों और हम साथ नहीं होंगे। और जो लोग नजरियाती मुखालिफ हैं वो किसी के रेंट पे काम नहीं करते। मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, आप तो सियासत के तालिब इल्म हैं, कि कौन ऐसा आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिसके कहने पर लाखों लोग जान कुर्बान कर सकते हैं। तो वो जवाब है कि मौलाना फजल रहमान का। मुझे माफ कीजिए, ऐसा कोई लीडर नहीं है। आप अल्फाज के चुनाव में एहतियात करोगे तो हमारा माहौल ठीक रहेगा, और अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं करोगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो बता देना कि धरने से खाली हाथ नहीं लौटे थे, लेकर क्या लौटे थे वो तो बता दें। मैं जरा अपने भाई को समझा दूं ना। मैंने कहा कि अगर बिलफर्ज वो तकदीर, मेरे सवाल का भी जवाब दे देना। हलीम साहब को आपने बड़ा समझा दिया। मैं आपका जवाब भी देता हूँ। अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं किया तो फिर हम भी तो इंसान हैं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करोगे। ये तो जनाब के लिए एक जवाब था। आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि हम खाली हाथ नहीं गए। अगर कोरोना को आप माइनस करते तो इस वक्त इमरान खान किसी काल कोठरी में होता। कोरोना आया, कोरोना ने उनके रोने में इन पर पर्दा डाल दिया है। हमारे धरने के ये अफ्तर शाख हैं। ये जो आमिर लियाकत कहता है कि मैंने इस्तीफा देना है, ये ऐसा बच्चा नहीं है कि वो क्या इलेक्ट्रिक पर इस्तीफा देता है। ये हमारा अफ्तर शाख है। आप फैसल वाडा को देखो वो किधर है। आप फवाद चौधरी की टून देखो। -3 की बात तो शेख रशीद ने की है। बाप वाले किधर हैं, माँ वाले किधर हैं, अख्तर मेंगल किधर है। इनके अपने इत्तेहाद इनके साथ नहीं है। ये साहब इनकी डिबिया पे खड़े हैं। जैसे हिलाजे जाएंगे, जिस वक्त हमने धरना दिया था उस वक्त तो मजबूत थे, अब तो बहुत कमजोर है। मैं आपको 2020 के अंदर इमरान खान को जाते हुए देने का इंतजार करता हूँ। चले ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक मुफ्ती साहब मुझे नहीं मिला कि क्या लेकर लौटे थे धरने से मौलाना फजल रहमान साहब। अगर जी शाइस्ता आपकी तरफ आना चाहूँ। जैसे आपने कहा हलीम साहब ने किसी का गुस्सा आप पे निकाला, आपने तो हलीम साहब को ऐसी खरी खरी सुनाई कि जैसे पता नहीं कितना पुराना गुस्सा था, सिर्फ एक प्रोग्राम का गुस्सा नहीं था। जी शाइस्ता आपकी तरफ मैंने बात करनी है अभी मुफ्ती साहब से। मैं आऊंगी आपकी तरफ। शाइस्ता साहिबा जी। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई आदिल शेख साहब ने जो कहा है कि उनका धरना आपने देखा, जो एग्रीमेंट थी जिस पे अंडरस्टैंडिंग थी, तमाम रूट पर पीएमएलएन ने उनके इस्तकबालिया कैंप्स लगाए हुए थे, उनको वेलकम किया और उनके स्टार्ट स्टेज पे मौजूद थे। लेकिन मैं अपने भाई आदिल शेख से पूछूंगी कि ये जो ताना इनको दे रहे हैं, जिसके उसमें धरने में एक गमला नहीं टूटा, लेकिन इनके धरने में एसएसपी की टांगे तोड़ी गई, इनके धरने में पीटीवी पर हमला हुआ, इनके धरने में प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तोड़े गए, पार्लियामेंट हाउस के दीवारों पे गंदे कपड़े लटकाए गए, कब्रें खोदी गई। और आदिल शेख साहब बता दें वो कजन कहाँ चले गए जिनकी मदद लेकर इन्होंने वो धरना किया था, वरना इनकी कितने लोग होते थे उस धरने में मौजूद, वो सबने देखा। हमारी यकजहती है, ऑपोजिशन तमाम एक पेज पर है और इंशाल्लाह एपीसी में जो फैसले होंगे हम उस पे खड़े होंगे। अब बात आई इनकी पार्टी का, जो ये इन्होंने कहा भानुमति का, तो भानुमति का कुंभा तो इनका है, इधर से पकड़ उधर से पकड़। और इनके असेंबली में जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, डिससैटिस्फैक्शन की, किस तरह लोग बोल रहे हैं, कोई वॉकआउट कर रहा है, कोई कह रहा है नौकरियां बिक रही हैं, कोई कुछ गिला शिकवा कर रहा है, कोई कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की एस्पायरिंग कैंडिडेट्स कितने हैं, कोई कुछ। तो ये किसी के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? मेरी बात सुने, मैं तो अपने भाई की बातें सुन के हैरान परेशान हो गई हूँ कि इनके अंदर जितनी आवाजें हैं वो किसी पार्टी में नहीं है। इनका तो फ्रंट 3 लाइन्स है, फ्रंट, मिडिल एंड थर्ड। जो थर्ड लाइन है वो हर वक्त गाली गलोच करके फ्रंट लाइन पे आना चाहती है। तमाम पुराने फाउंडर मेंबर्स का कहीं पता नहीं है कि वो कहाँ गए। ये जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो आए हैं न्याजी साहब को खुश करने के लिए, वो गाली गलोच पर है मसरूफ और वो उनका आशीर्वाद। ठीक है शाइस्ता साहब, आपके पॉइंट आ गया काफी डिटेल में। अब हलीम आदिल शेख साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं आपकी तरफ आ मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी खैरियत पूछी। उन्होंने फरमाया कि मैं खैरियत पूछूंगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपकी नवाजिश कि आपने मेरी खैरियत पूछी।
लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमारा नजरिया है। आपका नजरिया मुफ्ती साहब था, इस पार्टी का मुफ्ती महमूद साहब एक बड़ा नजरिया था, मौलाना फजल रहमान साहब भी एक बड़ा नजरिया है, एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। उलमा कराम को सलाम, तुलबा कराम को सलाम, आप सबको सलाम। लेकिन बात ये अब नजरिया रह क्या गया? आपका नजरिया इक्तदार, कश्मीर कमेटी खपे, बंगला खपे, गाड़ी खपे, इक्तदार खपे, हम आपके साथ हैं। पीपल पार्टी से मिल जाए तो भी जायज़ है, नजरिया पीपल पार्टी से मिल गया, जी ये भुट्टो हो गया, वो फिर इक्तदार 2013 के बाद नून से मिल जाए तो भी जायज़ है, नजरिया इधर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद वो मियाँ दे नारे वजणगे, वो नजरिया बन गया, कभी जियो भुट्टो बन गया के साथ हो गए, कभी मियाँ ना दे नारे वजणगे के साथ। लेकिन असल बात ये है, इक्तदार दे नारे वजणगे मौलाना साहब उस पर चल पड़े, जिसने कश्मीर कमेटी दी, कश्मीर के लिए किया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कश्मीर कमेटी रखी और उसके बाद इक्तदार, ये सब कुछ। तो बात ये, जब ये नजरियात इक्तदार के ऊपर, इक्तदार नजरियात के ऊपर गालिब आ जाए और नजरियात पीछे चले जाए, इक्तदार का हुसूल आगे आ जाए, तो फिर सूरत हाल यही होती है कि जब धरने के लिए आते हैं तो बेचारे मासूम तुलबा कराम को हम कहते हैं, वो हमारा दिल धड़कता है उलमा कराम के साथ, तुलबा कराम के साथ। उनको लाते हैं पता नहीं क्या सब्ज़ बाग दिला के कि हम आ रहे हैं वापसी में, तुम सेक्रेटरी औकाफ लग जाना, तुम ये लग जाना, तुम वज़ीर आज़म लग जाना, तुम उस कमरे में घुस जाना, तुम इस पे कब्जा कर लेना, तुम इस पे कब्जा कर लेना, इक़्तिदार हमारा होगा। उसके बाद एक हफ्ते के जी, एक हफ्ते बाद खत्म हो रहा है, उन बेचारों को यकीन दहानी करा के चला देते हैं। बात यह कि नजरिया थे, नजरिया था, नजरिया हो गया किस्सा पारीना। बात है, अब तो सीधी बात है, अचानक क्या हो गया? उस दिन एक नैब की तरफ से आता है कि जी 120 दिन में 120 अदालतें, ये वो कोई साहब की बात चलती है, क्या होता है? आप देखिए दूसरे दिन मौलाना साहब तशरीफ लाते हैं और उनकी मुलाकात जरदारी साहब से होती है, जरदारी साहब बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बिलावल साहब कहते हैं कि हम धरना देंगे, हम उठा के बाहर फेंकेंगे। अरे भाई, मौलाना साहब की आपको क्यों जरूरत चाहिए? उनकी आपको बैसाखी क्यों चाहिए? अच्छी बात है, मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट पावर इनके पास है, लेकिन अपने लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने नजरिए के लिए कीजिए। और जो मौलाना साहब ने एक शेर भी पढ़ा भी उन्होंने कि जी वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हमने शेर की टांग तोड़ दी है, हम कह रहे हैं हम आदमी नहीं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हमारी धमकी नहीं देते, हम किसी को धमकाते नहीं है, सब सियासी लोग हैं, हम बात करते हैं, हम नजरियाती बात करते हैं। हम आदमी नहीं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे। भाई बात यह है कि ये धरना 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 आज केपी के अंदर क्यों फारिग कर दिया गया? एक दफा के बाद दोबारा पीटीआई को 2/3 से लाया गया, चूंकि इन्होंने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हुकूमत में आते हैं, क्या करते हैं, गवर्नेंस क्या करते हैं, डिलीवरी क्या होती है, काम क्या होता है, दावे क्या होते हैं, वादे क्या होते हैं, तकरीरें क्या होती हैं और अमल क्या होता है। वैसे वाकई मुफ्ती साहब, अगर जिनकी आप मुखालिफत में खड़े हैं, अगर जो वो करेंगे आप भी वही करेंगे, तो फिर फर्क क्या रह गया आपके उनके नजरिए में? इसका जवाब आपसे लूंगी, हलीम साहब की गुफ्तगू का जवाब भी लूंगी, लेकिन पहले निशात डाहा साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। बड़ी गहरी किसी सोच में गुम है डाहा साहब, मैं आपको नीचे पीजीएम में देख रही हूँ, क्या सोच रहे हैं जरा ये भी बताइएगा। साथ ही बताइएगा उस्मान बुज़दार साहब आपको कैसे इंसान दिखाई देते हैं, काम करने वाले हैं, मुखलिस हैं, या फिर उनके बारे में इस किस्म की क्या सराहियाँ हो रही हैं, की जाती हैं कि जी उन्हें कुछ नहीं करना आता है, ना करने दिया जाता है, उनमें कुछ सच्चाई है? बात यह है कि पहले तो मैं, अगर को मेरा अल्फाज शाइस्ता बहन को बुरा लगा है तो मैं माजरत करता हूँ। मैंने वैसे गाली गुली तो कोई नहीं दी, मेरी तो आदत है सच बोलना, जो बात मुझे सच लगती है वो मैं बोल देता हूँ। बाकी बुज़दार साहब की बात है, बुज़दार साहब एक नहायत शरीफ और नफ्स इंसान है और उनमें अल्लाह ने सब्र बहुत दिया है और उनमें बर्दाश्त बहुत है और हर आदमी को उठ के मिलता है, हर आदमी की इज़्ज़त करते हैं। वैसे ये एक दुनिया का असूल है, जब कोई गरीब आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी बन जाए ना, वो मर्जी खेले, जैसे मर्जी खेले, वो सबको अच्छा लगता है। एक गरीब घर का आदमी है, मिडल घर का आदमी है, वो वज़ीर आला बन गया है। मैंने तो उसको बड़े करीब से देखा, मेरे उस फैमिली से 64 से मरासे में 1964 से इसका बाप और मैं हम इकट्ठे पढ़ते रहे। तो ये बड़े बाअदब लोग हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी के खिलाफ कोई इतनी बद कलामी नहीं करते और काम भी कर रहे हैं। अब लोगों को नज़र ना आए तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा जा रहे हैं, काम कर रहे हैं
और ये महंगाई तो हम पैदा हुए सुनते आए हैं कि महंगाई हो रही, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो शहर में बड़ा पानी खड़ा हो गया, मीडिया इस बात को उठा लेता है। लेकिन चाइना में फ्लड आया, वहाँ तो कोई मीडिया नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। यहाँ तो लगता है हम लोग ढूंढते हैं कोई पॉइंट हमें मिले और हम उस पर बोलें। लेकिन मेरे नज़दीक बहुत अच्छा काम कर रहा है, सही जा रहा है, किसी को तंग नहीं करता, किसी पर झूठे पर्चे नहीं करवाता और अदारे आज़ाद हैं, अदारे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ये इनको अच्छा नहीं लगता लाहौरियों को, तो और कोई बंदा अच्छा लगता ही नहीं है लाहौर के अलावा। अभी किसी लाहौरियों को बना दो, वो ये सब कहेंगे ठीक है। ये साउथ पंजाब का है बेचारा, ये उधर पथरीले इलाके से है, इनको अब अच्छा नहीं लगता तो बताएं मैं क्या करूँगी। चलें जी, चलें, टाइम की कमी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ब्रेक से आने के बाद कुलभूषण यादव की बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी अदालत के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसलर रसाई फराहम कर दी है। कुलभूषण को जो पहली कौंसलर रसाई है वो 2 सितंबर को दी गई थी 2019, 2 सितंबर 2019 और 25 दिसंबर 2017, 25 दिसंबर 2017 में कुलभूषण यादव से उसकी वालिदा और अहलिया की मुलाकात भी करवाई गई थी। आपको याद होगा कुलभूषण यादव की जो मुलाकात आज हुई वो 3 बजे करवाई गई। लेकिन अब हैरत की बात क्या थी, जरा सुनिएगा नाजरीन। हैरत की बात यह थी कि भारतीय सिफारतकार ने कुलभूषण से बात तक करना गवारा नहीं किया। कुलभूषण भारतीय सिफारतकार को पुकारता रहा और वो चले गए। कुलभूषण कहता रहा कि मुझसे बात करें और सिफारतकार चले गए। भारतीय सिफारतकारों की जो दरमियान में एक शीशा था, वो दरमियान में जो शीशा था उस पर एतराज़ था उन्हें। अच्छा, वो एतराज़ भी दूर कर दिया गया क्योंकि वो शीशा हटा दिया गया। सिफारतकारों ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड पर एतराज़ किया। अच्छा, वो भी उनकी बात मानी गई, वो भी नहीं की। अब उनकी तमाम ख्वाहिशात जब पूरी कर दी, इसके बावजूद वो कुलभूषण की बात सुने बगैर चले गए। क्यों? सब लोग सोचते हैं कि क्यों, ये रवैया क्या था, क्यों था? क्या भारत ये जान चुका है कि अब कुलभूषण के मामले पर उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है? इसी पे बात करने की, गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूंगी। टाइट हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, अब यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि जब शीशे पे एतराज़ था वो भी हटा दिया गया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पे एतराज़ था वो भी पूरा कर दिया गया, तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी गई, फिर भी वो कहता रहा कि मेरी बात सुने, उसकी बात नहीं सुनी गई। क्या मामला है? क्या भारत ये बात मान चुका है कि कुलभूषण के मामले पर अब उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है? हम ये समझ लें। डॉक्टर फिजा, बात यह है कि मेरे ख्याल में उन्होंने रियलाइज़ ये कर लिया कि अगर पाकिस्तान के हाई कोर्ट में इसका केस चलेगा और पाकिस्तान के लॉयर्स होंगे जिसको डिफेंड भी करेंगे और प्रोसिक्यूट भी करेंगे, तो बहुत इंडिया के रॉ के पोल खिलेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने ये इसको गिव अप कर दिया है। पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, प्रेशर डालेंगे और फिर उसके बाद ये चाहते हैं कि इसको सज़ा एग्जीक्यूट हो जाए और इसका बैटल बैक चला जाए ताकि हमेशा के लिए तमाम राज जो निकलने वाले हैं वो दफन हो, और ना इंडियन पब्लिक को ये ना पता चले कि इसने पाकिस्तान में क्या क्या ख़तरनाक एक्टिविटीज़ की हैं और उसके बाद रॉ कैसे मुलव्वस रही है। अजीत डोवाल जो इनका इस वक्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो उसके साथ कैसे कुछ करता रहा, सब कुछ इसके पोल खोलने की वजह से करेंगे। बट इट इज़ वेरी अनफेयर। एक, आपने अपने नेशनल को, सर्विंग कमांडर को आपने पहले गलत मिसयूज़ किया, फिर उसको रॉ ने इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया जहाँ बलूचिस्तान में जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फिर हमारे बलोची भाइयों के खून से इसके हाथ रंगे, बहुत पाकिस्तानी शहीद हुए। कराची में इसे दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नेट ब्रेक किया, सबको अरेस्ट किया और सब ने इसके खिलाफ एविडेंस दी। पूरी एविडेंस के बाद इसको जो मिलिट्री कोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजा दी और अब ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी इनको मौका दिया था। इतनी बड़ी फेवर एक दहशतगर्द को जो कि सबमिशन की एक्टिविटीज़ में रहा है, एस्पिनाज करता रहा है और उसको 60 दिन का प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस स्पेशली इसके लिए इशू किया गया और फिर अभी 19 जुलाई को ये ख़त्म हो रहा है। दे डोंट वांट कि इसका केस लड़े, इसको ये सज़ा दे के फांसी दिलाना चाहते हैं और ये बताएंगे, ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, ये उनकी चाल है।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि अब कुलभूषण उनके लिए एक बोझ बन गया है, बोझ बनता जा रहा है। साथ ही मेरा एक और सवाल है, वक्त की कमी है तो मैं पहले ही साथ वो सवाल पूछ लूँ कि आपकी गुफ्तगू के दौरान ये मेरे जहन में आया कि इसका मतलब ये भी तो है ना कि अगर वाकई ये जिनको यूज़ करते हैं, अपने ऑफिसर्स को यूज़ करते हैं, जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा और क्या कुछ नहीं करवाया इन लोगों से, और इन्होंने अपने मुल्क के कहने पर सब कुछ किया, तो बाद में इनको इस तरह छोड़ दिया जाना कि अब सिफारतकारों का, भारतीय सिफारतकारों का जो रवैया कुलभूषण के साथ है इतना अजीब, इतना सर था, अब तो मेरे ख्याल से इनके ऑफिसर्स में इनकी बात नहीं मानेंगे और इनके कहने पे जासूसी नहीं करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है अगर उनको समझ आ जाए कि कुलभूषण के साथ जो इनका रवैया है इनके अपने सिफारतकारों का, वही बाकियों के साथ होगा। एब्सोल्युटली, और ये हमेशा से ये इसी तरह करते हैं और ये इनके बड़े एजेंट्स पकड़े गए हैं। और आप हैरान होंगे कि आज तक ISI का कोई सोर्स दुनिया में कहीं नहीं पकड़ा गया, इंक्लूडिंग इंडिया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज कितनी इसी नंबर 1 दुनिया में कहलाती है, और ये इतने इनके भोंडे, क्योंकि माशाल्लाह हम पॉजिटिव चीज़ें लेकर चलते हैं ना, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते। बाकी ममालिक में दहशतगर्दी नहीं करते जिस तरह इनकी रॉ करवाती है दहशतगर्दी दूसरे ममालिक। बिल्कुल, और इसीलिए अभी ये इंसिडेंट हुआ, आप देखें ना कितनी पाकिस्तान ने कहा कि जी शीशे इन्होंने कहा हटा दो, हटा दिया। एक कहा जी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, नहीं करेंगे। वालिद को और उसको बात उसकी बीवी को कहा मिल लो, फिर कहा जी कौंसल एक्सेस दे दी। वो बात किए बगैर इंतहाई घटिया हरकत है। मेरे ख्याल में इंडिया के पूरे मीडिया का, इंडिया के ये 4-5 को जो दहशत गर्दों का टोला हुक्मरान, इनके मुंह पे कलक मलनी चाहिए इंडिया के अवाम को कि उस गरीब से 2-3 साल के बाद ये आए 2017 के बाद और मिलना नहीं गवारा कि इमेजिन करें स्टेट ऑफ अफेयर कि एक आप किसको यूज़ करते हैं और बाद में टॉयलेट पेपर की तरह उसको उठा के फेंक देते हैं। इससे इतने इनके आइंदा के लिए डिस्करेज होंगे। मेरे ख्याल में आप रॉक की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, और ये बहुत बड़ा लेसन है BLA के लिए, MQM लंदन के लिए, लोग जो इनके हाथों में खेल रहे हैं उनके लिए, इसी तरह सिंध अलायंस वाले जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, वो इनके लिए कि आपको ये कैसे मिसयूज़ करेंगे। और बांग्लादेश को देखें क्या कुछ किया, और आप बांग्लादेश के साथ ये क्या कर रहे हैं, भूटान के साथ क्या कर रहे हैं, नेपाल के साथ क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के क्या करें, पाकिस्तान के साथ करें। ये नहायत ही इनकी सोच पस्ती से गिरी हुई है, और ये 5 का टोला जब तक इंडिया को तोड़ नहीं देगा मुख्तलिफ हिस्सों में, ये चैन से नहीं बैठेगा। यानी ब्रिगेडियर साहब, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह का ये काउंसलर का रवैया था कुलभूषण के साथ, यानी अब इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है ये रवैया। आई थिंक पाकिस्तान को कहना चाहिए एनफ इज एनफ। 19 जुलाई इज द लास्ट डेट, नो एक्सटेंशन, नो मर्सी। इसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के उम्मीद सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल सेट हो जी। ठीक है जी, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। डॉक्टर फ़िज़ा को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।